Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे आईसीटी की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। आज के समय पे जहां पर हर व्यक्ति या जहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बना दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज भी देखने को आपको मिलता है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपका जो डेटा है उस डेटा पर अटैक भी होते हैं, उस डेटा को चुराया भी जाता है और उसी डेटा के बेसिस पर आपको लॉस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आज जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो किस तरीके से आपके डेटा को लॉस होता है, किस तरीके से आप उस डेटा को बचा सकते हैं दूसरे अटैक के जरिए, किस किस प्रकार के अटैक होते हैं और किस किस प्रकार के वायरसेस और क्या चीज़ें होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या। अगर हम टॉपिक देख रहे हैं तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये साइबर और सिक्योरिटी जो दो वर्ड से मिलकर बना है, आखिर इसका मतलब क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो आप इसको अलग अलग करके देखिए कि आप एक वर्ड जानते हैं जिसको आप बोलते हैं साइबर, राइट। आप एक वर्ड जानते हैं जिसको आप बोलते हैं साइबर और दूसरा वर्ड है आपके सामने सिक्योरिटी। तो दो वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड तैयार हुआ जिसको आप साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर क्या होता है। तो साइबर का मतलब आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के जरिए मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइस जो किसी नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होते हैं वो सब मिलकर एक जाल बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये साइबर है। हम क्या बोलते हैं कि ये साइबर है, ये वेब है। तो यहाँ पर उस साइबर में प्रॉब्लम ये आती है कभी कभी कि जो व्यक्ति यहाँ पर इस नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है, कभी कभी दूसरा व्यक्ति उसके डेटा को एक्सेस करने का प्रयास करता है या वो कुछ इस प्रकार के डेटा को चुराने का प्रयास करता है जिसके लिए वो अनऑथराइज्ड। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उस व्यक्ति को क्या किया जाए, सिक्योर किया जाए। यहाँ पर उस व्यक्ति के डेटा को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो सिक्योर करने के लिए जरूरत होती है अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटी की, सुरक्षा की। तो वहीं पर जब हम इंटरनेट पर या इंटरनेट के जरिए होने वाले जो हार्म है, इंटरनेट का यूज करके या इंटरनेट में जहां पर भी हम किसी भी प्रकार के कोई नुकसान या अटैक को देखते हैं तो उस अटैक से, उस नुकसान से जो सुरक्षा प्रदान की जाती है उसी को हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम बोलते हैं आईटी सिक्योरिटी। तो आप याद रखिएगा कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो आईटी सिक्योरिटी भी कहलाता है और इंटरनेट पर और नेटवर्क पर किसी भी तरीके का जो साइबर अटैक देखने को मिल रहा है, किसी भी तरीके का जो अनऑथराइज्ड यूजर हैं वो आपके डेटा को एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी की कंडीशन को ही साइबर सिक्योरिटी बोला जा रहा है। इट इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये याद रखिएगा कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही एक ब्रांच है और मेनली इसको जो डिज़ाइन किया गया है, स्पेशली इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कहाँ पर, तो याद रखिएगा ऐसे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट के जरिए दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड। तो जो यहाँ पर इस नेटवर्क में कनेक्टेड है उन्हीं को इस नेटवर्क में होने वाले अटैक का खतरा भी होता है। अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं है तो फिर साइबर का अटैक जो है उस पर देखने को मिलेगा ही नहीं। तो याद रखिएगा कि साइबर अटैक वही होगा जो साइबर से कनेक्टेड होंगे। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो पूरा साइबर का ही पार्ट है और उसमें ही अटैक आपको देखने को मिलेगा और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक ब्रांच है जो साइबर सिक्योरिटी कहलाती है, जो इस फील्ड के लिए काम करती है। आई होप कि आपको ये बेसिक चीज़ें यहाँ समझ में आ गई होंगी, इसकी एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी कि आखिर किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलता है। दिस प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर सिस्टम एंड द डेटा दे स्टोर और एक्सेस। जो भी डेटा स्टोर है जो और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए अगर आप देखिए तो जो ऑथराइज्ड यूजर है अगर वो एक्सेस कर रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर उस चीज़ को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है और जानबूझकर उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है और बाईपास के जरिए उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर फिर समस्या है, वहाँ पर फिर आपको डेटा को बचाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब पॉसिबल होता है साइबर सिक्योरिटी के जरिए। आज के टाइम पे आप घर पर बैठकर ही शॉपिंग करते हैं, आज के टाइम पे आप मैक्सिमम चीज़ें अपने इंटरनेट का यूज़ करके ही करते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ करके जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो साइबर का पार्ट हो रहा है। तो आपके जीवन का
अप्रोक्सीमेट 80% हिस्सा जो है वो साइबर है। बात समझ में आ रही है? और उस 80% हिस्से को ही सिक्योर जो है वो साइबर सिक्योरिटी कहलाएगी, है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि कभी कभी आपको ये भी मैसेज आते हैं कि इस लिंक को हम भेज रहे हैं, आप इस पर क्लिक करिए और 20 लाख रुपए का इनाम आप जीत जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं फिशिंग कहलाएगी, या कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वहां पर साइबर अटैक की ही कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्या कर सकते हैं अगर साइबर अटैक हो, तो क्या कर सकते हैं या किस तरीके से हम इस अटैक से बच सकते हैं? तो अटैक से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड अपनाए जाते हैं, अलग अलग चीजें जो हैं वो की जाती हैं। जैसे मान लीजिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले सिस्टम एक्सेस कंट्रोल हो सकता है, एक टेक्निक, एक मेथड जो है वो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल कहलाएगी। दूसरा मेथड जो है वो डेटा एक्सेस कंट्रोल हो सकता है। तीसरा मेथड की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो सकती है। और चौथे मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो सिस्टम डिजाइन जो है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप है, उनके फीचर का ही यूज करके हम सिक्योर कर सकते हैं। ये देखते हैं एक करके कि ये चार मेथड जो है वो किस तरीके से आपके साइबर में होने वाले अटैक से आपके डेटा को सुरक्षित कर सकती हैं, सिक्योर कर सकती हैं। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूं तो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल में क्या बोल रहा है, इट इज अ सिस्टम दैट अलाउ डेटा टू बी यूज्ड और चेंज इन अ कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नेटवर्क पे कनेक्ट, राइट, आप किसी नेटवर्क के साथ में कनेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इस प्रकार से चीजें कर सकते हैं कि इस सिस्टम में जो भी डेटा है उस डेटा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को करने के लिए, किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें किसी एक पर्सन या यूजर को क्या कर दें, ऑथराइज्ड कर दें। और वही यूजर जो है वो उन चीजों को क्या करेगा, एक्सेस करेगा या उसको डिलीट करेगा या फेच करेगा या किसी भी प्रकार की चीजें जो है वो उसके द्वारा की जा सकती हैं। Typically, a user log in to a computer after which access control decides what data should be accessible to that user based on the user ID and what is not। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि किस प्रकार की चीज़ है कि एक सर्वर है, उस सर्वर पर आपको एक्सेस दिया जा रहा है। अब उस एक्सेस में आपके पास में एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। जैसे इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, अब ऑनलाइन बैंकिंग आप किसके जरिए कर रहे हैं, साइबर के जरिए, इंटरनेट के जरिए। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि आप अपने यूजर आईडी और लॉगिन के जरिए, आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करते हैं और लॉगिन करके आपके सामने जो एक पेज खुलता है वो क्या बोलता है कि आप सिर्फ अपने ही प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की चीजों को एक्सेस कर सकते हो। वहां तो वो ये भी नहीं बोलता है कि आप अपने बैलेंस और सारी चीजों को, जो अगर कम दिख रहा है तो चीजों को अपडेट कर दीजिए और उसको बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि आपको सिर्फ उतना ही ऑथराइजेशन है कि आप उस डेटा को एक्सेस करो, और अगर आपको वहां से किसी भी प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करना है तो आप वहां से मनी ट्रांसफर कर दो, आप वहां से तो उस दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लो, लेकिन वो पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, सिर्फ आपके ही प्रोफाइल में हो रही है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर यह बोला जा रहा है कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए इस बात को डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा यूजर कितने डेटा को किस प्रकार से एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं चाहूं कि एक व्यक्ति है एक्स, ठीक, और एक व्यक्ति है वाई, वाई ने क्या किया, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए लॉगिन किया। अब वाई ये चाहता है कि वो अपने आईडी में तो सारी चीजें करे, लेकिन एक्स का भी जो प्रोफाइल है, एक्स के बैंक में भी जो बैलेंस है, उसमें भी वो एक्शन परफॉर्म करे। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर इस तरीके की चीजें हो रही थी, ये तो साइबर अटैक हो गया फिर। तो यहाँ पर फिर परमिशन क्या है कि आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बेसिस पर यह बताया गया कि आप कितनी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, किसके लिए ऑथराइज्ड हो, और अगर इसके बाहर आप चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आप अनऑथराइज्ड हो जाओगे। फिर वहां पर अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या किया जा सकता है, बोले कि ऐसी प्रणाली है जो किसी भी कंप्यूटर में डेटा का उपयोग या उसमें कुछ परिवर्तन करने की अनुमति जो है वो प्रदान करता है। विशेष तौर पर एक उपयोगकर्ता किसी कंप्यूटर में लॉगिन करता है जिसके पश्चात एक्सेस कंट्रोल निश्चित करता है, और उस उपयोगकर्ता के द्वारा आईडी पासवर्ड के जरिए यह डिसाइड होता है कि कितना डेटा किस प्रकार से उसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। दूसरी टेक्निक किस प्रकार से, तो यहां पर बोला डेटा एक्सेस कंट्रोल। डेटा एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा, हु कैन कंट्रोल व्हाट डेटा, दिस थिंग इज मॉनिटर लाइक दिस कंट्रोल, द सिस्टम क्रिएट्स एक्सेस रूल बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी लेवल फॉर इंडिविजुअल स्पेसिफिक फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। सेम वही चीज, उसी प्रकार की कुछ चीजें कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का एक वेब है, एक साइबर है।
अब वहां पर चीजें किस प्रकार से हैं कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके नीचे मैनेजर है, उसके नीचे पीओ है और उसके नीचे जो है वो क्लर्क। अब यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि इसके पास में जो एक्सेस की एबिलिटी है या एक्सेस की ऑथराइजेशन है वो क्या है, वो पूरे इस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। इनकी अगर हम बात करें तो वो नीचे के लेवल पर पूरे को एक्सेस कर सकते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये इस लेवल पर और नीचे के लेवल पर सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अपने ही लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि ये सभी प्रकार की फाइल जो है उनको देख सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है। ये अपने नीचे के लेवल की जो फाइल है उनमें परिवर्तन कर सकते हैं और अपने लेवल की फाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हायरार्की जो है वो चलती रहती है। तो इसके माध्यम से आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये हो सकता है कि हर व्यक्ति का अलग अलग कौन सा डेटा कौन एक्सेस करेगा, किस प्रकार से एक्सेस करेगा, क्या मॉडिफिकेशन अलाउ है, क्या उसमें अपडेशन की परमिशन है, इन सभी चीजों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं हम डेटा एक्सेस कंट्रोल, कि किस प्रकार से किस अधिकार के साथ किस लिमिट में आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप उस मेथड को अपना रहे हो तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो क्लर्क हैं इनको इस बात का एक्सेस नहीं है कि इस कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वो कितने को कितनी सैलरी जा रही है और वो सैलरी जो है वो किस तरीके से जा रही है उसको ये एक्सेस कर सके। ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हो सकता है कि अपने काम को ही एक्सेस करें, अपने द्वारा जो डेवलपिंग मोड पर हैं ये उस सर्विस को ही आगे बढ़ाते चलें, लेकिन उससे ज़्यादा और चीज़ें जो हैं वो देखने को ना मिले। तो हायरार्की में आप देखोगे कि ऊपर की हायरार्की वाले नीचे को भी फाइल को एक्सेस करने के ऑथराइज्ड होते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये वही डेटा एक्सेस करेंगे जो इस लेवल का होगा। तो डेटा के एक्सेस के कंट्रोल के बेसिस पर आपने क्या कर लिया, आपने अलग अलग लेवल पर सिक्योरिटी डिसाइड कर ली ना। तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी साइबर अटैक होने की संभावना जो है वो थोड़ा कम हो जाती है। तीसरा अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ दिखाई देता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर चीजें थोड़ा ऑफलाइन भी समझ में आती हैं कि आप पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ऑथराइजेशन है वो किस प्रकार से दिया जाए कि भाई ये पूरा सिस्टम है, ये फाइल है और यहाँ पर आप इस चीज के लिए ऑथराइज्ड हो। अब यहाँ पर चीजें किस तरीके से, तो इसके अंतर्गत ऑफलाइन प्रक्रिया का निष्पादन या परफॉर्मेंस जो है वो किया जाता है, और जिससे अगर हम देखें तो कोई भी सिस्टम को हम सिक्योर कर सकते हैं या फिर उसकी सुरक्षा को ही ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई वो किस तरीके की है, वो हमने बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, तो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज अगर होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का उस लेवल का व्यक्ति या उस लेवल का यूजर। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ये सिस्टम और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक लेवल पर चीजों को और ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं। लास्ट अगर मैं इसमें मेथड की बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है सिस्टम डिजाइन। तो अगर आप देखोगे तो हर सिस्टम, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, सिस्टम का जो हार्डवेयर वाला पार्ट है वो भी अपने आप में इनबिल्ट फॉर्म में कुछ सिक्योरिटी जो है वो अपने आप में रखता है, और जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो भी अपने आप में कुछ सिक्योरिटी रखती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले फंक्शन के उनकी बेसिक जो भी सिक्योरिटी है, उनकी जो भी बेसिक सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, उन फीचर्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को सिक्योर कर सकते हो। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने 4 तरीके से डेटा को सिक्योर किया। एक तो सबसे पहले आपने बता दिया कि सिस्टम एक्सेस कंट्रोल है, किसके पास कितनी चीजें हैं। दूसरा आपने ये बता दिया कि भाई किस लेवल पर कौन से डेटा को व्यक्ति, कौन सा यूजर कौन एक्सेस करेगा, कहां पर करेगा। तीसरा आपने बताया कि ऑफलाइन लेवल पर भी चीजों को आप सिक्योर कर सकते हो। और चौथा आपने बताया कि जो सिस्टम है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उनके जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर है उनका यूज करके भी आप डेटा को सिक्योर कर सकते हो। अब बात आती है कि सर किससे सिक्योरिटी की जरूरत है। हमको ये भी समझ में आ गया कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, हमको ये भी समझ में आ गया कि किस तरीके से हम किन किन मेथड का यूज करके और सिक्योरिटी को अपना सकते हैं या कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ ये उठ रहा है कि हमको किस चीज से सिक्योरिटी जो है वो करने की आवश्यकता है, किस चीज से हमको सिक्योर रहने की आवश्यकता है। तो वो होते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उनकी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जो अभी हमने डिस्कस किया है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देखूं कि जो साइबर सिक्योरिटी की अलग अलग मेथड है, जैसे आप देखिए तो जो आप इंटरनेट का यूज करते हैं, आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या लॉगिन करते हैं,
तो कभी कभी आपसे कैप्चा जो है वो मांगा जाता है, कैप्चा जिसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक चीजें जो हैं वो लिखी होती हैं, राइट, कुछ इस प्रकार का, ठीक। तो यहाँ पर चीजें जो हैं वो इस प्रकार से, ये बोलेंगे सर जो इस चीज को एक्सेस कर रहा है तो वो तो इसको भी टाइप कर सकता है ना। तो कभी कभी होता ये है कि आपके सिस्टम पर जो अटैक देखने को मिल रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जो इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते, या इस चीज के लिए उनको मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया। इसलिए अगर रोबोटिक्स फॉर्म पर या किसी भी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैप्चर के जरिए ये क्लियर हो जाता है कि भाई व्यक्ति जो है वो ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही। तो ये जो कैप्चा जैसी चीज़ें हैं ना, ये सब सिक्योरिटी का पार्ट है। कैप्चा की बात करें, ओटीपी की बात करें तो ये सब जो है वो सिक्योरिटी का ही पार्ट है। अगर आप अपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक जो है वो आपको ओटीपी के जरिए ये क्लियर करता है कि हाँ आप ही हैं, ऑथराइज्ड यूज़र हैं, और ऑथराइज्ड यूज़र के द्वारा ही इस प्रकार का जो एग्जीक्यूशन है वो किया जा रहा है। तो ये चीज़ है। अब क्वेश्चन वापस से वही कि सर किस चीज़ से हमको सिक्योर रहने की आवश्यकता है, किस चीज़ से हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो आपको सिक्योरिटी की साइबर में, साइबर अटैक किससे होगा, तो साइबर अटैक जो होगा वो होगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर से, जिसको आप मालवेयर कहते हैं। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो द्वेषपूर्ण भावना से बनाए जाए, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे के डेटा को एक्सेस करने के लिए, और वो एक्सेस किस लिए हो, या तो उनके डेटा को यूज़ करके उनको आप अपना पर्सनल जो फ़ायदा है उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहो, और या फिर उनको नुकसान पहुंचाना चाहो। तो किसी भी प्रकार की जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होंगे, किसी भी प्रकार के जो मालवेयर होंगे, वो किसी भी प्रकार की द्वेषपूर्ण भावना से प्रयुक्त होकर और क्या कर सकते हैं, वो आगे की तरफ अपना काम कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम बोलते हैं मालवेयर, उन्हीं को हम बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, ये द्वेषपूर्ण होते हैं, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। These are the combination of those type of programs whose main function is a harm to the computer। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका मुख्य कार्य सिस्टम को या सिस्टम के अंदर के डेटा को नुकसान पहुंचाने का होता है। अब आप सोचिए कि सर किसी को नुकसान पहुंचाकर क्या फायदा, मतलब क्या ही फायदा हो सकता है। तो कभी कभी सिचुएशन कुछ इस प्रकार की भी बन जाती हैं कि दूसरे के डेटा उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उसको हार्म पहुंचा रहा है तो उस डेटा को बचाने के लिए वो किसी भी प्रकार की चीज़ों को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर उन चीज़ों का उपयोग करके, उन चीज़ों को करके अनऑथराइज्ड तरीके से अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके और सामने वाले व्यक्ति के डेटा या सिस्टम को लॉस पहुंचाकर, और कुछ व्यक्ति जो हैं वो अपना फ़ायदा साइबर अटैक के फॉर्म में चीज़ों को करके और अपना लेते हैं। तो यहाँ से बचने की ज़रूरत है। बोले सर किस प्रकार के होते हैं, तो वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर। इसी में आप एक बहुत पॉपुलर नाम सुने होंगे, अभी कोविड के पहले ही अगर आप देखेंगे तो काफ़ी न्यूज़ में भी था, जिसको आप रैंसमवेयर बोल रहे थे। तो रैंसमवेयर कुछ इसी प्रकार के ही वायरस की कैटेगरी में आ रहा था, और वहाँ पर चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिल रही थी कि साइबर अटैक हो रहा था, आपके सिस्टम का पूरा डेटा को ब्लैंक कर दिया जा रहा था, हार्म पहुंचाया जा रहा था, और फिर रैंसम मांगी जा रही थी, फिरौती मांगी जा रही थी कि अगर आपका डेटा आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप इतने रुपए या इतने मनी जो है वो आप प्रोवाइड कर दीजिए। जिसके लिए डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उन्होंने किया भी, और जिसके लिए नहीं तो वहाँ पर फिर सिचुएशन कुछ इस प्रकार की भी देखी गई कि पूरे तरीके से डेटा को डिस्क्लोज भी कर दिया गया और कभी कभी डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कौन कौन से, तो जैसे वायरस होता है, वॉर्म होता है, स्पाईवेयर होते हैं, इस तरीके के देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो वायरस के एग्जाम्पल की तो बात करेंगे, लेकिन वायरस क्या होता है, वायरस भी एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग, अच्छा ये जितने अटैक हो रहे हैं ना, जितने ये चीज़ें हैं, ये जितनी भी मैलिशियस प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं, ये हैं प्रोग्राम ही, ये हैं सॉफ्टवेयर ही। जैसे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं आपकी लाइफ को इजी करने के लिए, चीज़ों को एग्जीक्यूशन आसान बनाने के लिए, उसी तरीके से कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए जाते हैं। और उन्हीं मैलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा किस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं कि आपके डेटा को हार्म पहुंचाकर या किसी भी तरीके से उन पर नकारात्मक प्रभाव को डालकर और फिर वहाँ पर नुकसान पहुंचाकर फ़ायदा उठाया जाता है।
तो इनके एग्जाम्पल पे तो चलेंगे, लेकिन इसके कुछ टाइप को देखिए आप, टाइप क्या होते हैं, तो वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस प्रकार से चीजों को हार्म पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस, फिर ओवरराइड वायरस, बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस और फाइल सिस्टम वायरस। बात करेंगे इनके बारे में, और भी हैं इनमें पॉलीमॉर्फिक वायरस, फैट वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग, मल्टीपार्टाइट और रेसिडेंट वायरस। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के टाइप जो हैं वो इनके देखने को मिलते हैं। हम एक एक करके देखते हैं आखिर किस प्रकार के वायरस में किस प्रकार की चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है डायरेक्ट एक्शन वायरस। अब ये डायरेक्ट एक्शन वायरस थोड़ा थोड़ा आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा कि हाँ सर हो सकता है कि ये सीधे तरीके से डायरेक्टली क्या करें, ये वहां पर अटैक जो है वो परफॉर्म करें। होता क्या है तो देख लीजिए, ये वायरस फाइल में होते हैं और जब उस फाइल का उपयोग किया जाता है तब ये वायरस स्वयं को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्रियान्वित कर देते हैं, और वायरस केवल उन्हीं फाइलों को संक्रमित करते हैं जिनके फोल्डर का एक्सटेंशन जो है, याद रखने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये AutoEXEC.bat। ऐसी फाइल जिनका एक्सटेंशन AutoEXEC.bat होगा, उन्हीं एक्सटेंशन वाली फाइल को क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन वायरस अफेक्ट करेंगे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी फाइल में इस प्रकार के वायरस जो हैं वो यहाँ पर हैं। अब क्योंकि प्रोग्राम के ही फॉर्म में है तो कभी कभी पहचानना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि यार ये नॉर्मल प्रोग्राम है या ये मैलिशियस प्रोग्राम है। तो कभी कभी तो हिडन फॉर्म में चीजें होती हैं और कभी कभी आपकी आंखों के सामने भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है कि यार सिस्टम को चलने के लिए कोई इनबिल्ट फॉर्म में ये प्रोग्राम जो है वो देखने को मिले, ये फाइल जो है वो उसकी रखी हुई है। तो कभी कभी हमसे इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि ये फाइल यहाँ पर है और इस फाइल में एक प्रोग्राम की फाइल जो है उसके अंदर है। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, जैसे ही आपने इस फाइल को ओपन किया, ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेता है और एग्जीक्यूट करने के बाद में ये उस पर अपना काम जो है वो चालू कर देता है। लेकिन नुकसान किसको पहुंचाएगा, तो उस फाइल में या किसी भी फाइल में जिसका एक्सटेंशन AutoEXEC.bat होगा, ये सिर्फ उसी फाइल को ही क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या उसमें चीज़ों को चेंज करेगा। चेंज कैसे कर सकता है, तो सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि आपको ये लगता है कि सर हमने तो इस फाइल को यहाँ पर सेव किया था, लेकिन वापस से कभी हम जाते हैं तो हमको वो फाइल वहाँ पर मिलती ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, आर मेंशन्ड ऑन द फाइल पाथ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिनके फोल्डर ऑटो एक्सटेंशन होते हैं फाइल पाथ पर वर्णित होते हैं, उनको ये करता है। तो यहाँ पर आप देखो तो इस फाइल पाथ पर जो भी फाइल यहाँ पर स्टोर है ना, वो इसको क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अगर इसका एक्सटेंशन जो है वो क्या है, वो है AutoEXEC.bat। तो इसमें इतनी चीज जो है वो आप याद रखिए। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्टली फाइल को ओपन करने से प्रोग्राम जो है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम को अलग से एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ओवरराइट वायरस अगर हम देखेंगे तो ओवरराइट वायरस आपको नाम से ही आइडिया लग रहा होगा कि ओवरराइट वायरस है क्या। ओवरराइट मतलब चीज़ों को ओवरराइट कर देना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें और आ जाएं, है ना, तो आपको पीछे वाली चीज जो है वो क्या हो जाएगी, वो तो डिलीट हो गई ना। तो किसी भी चीज को हटाकर और उसके ऊपर कुछ और चीजें आ जाना, तो पीछे वाली जो फाइल है उसको डिलीट कर देना, यही ओवरराइट का फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से, तो डिलीट्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द इन्फेक्टेड फाइल्स। ये जो नीचे जो फाइल आपको दिखाई दे रही है, इसमें जब इसका अटैक होता है, जब ये इन्फेक्ट होती है, तो इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद कभी कभी तो आपको ये दिखेगा कि इस पे कुछ और चीजें आपको मिल रही हैं, और कभी कभी सिचुएशन कुछ इस प्रकार की बनेगी कि वो फाइल आपको दिखाई ही नहीं देगी, वो डिलीट कर दी जाती पूरे तरीके से। तो उसको वहां पर हम बोल देते हैं कि ये ओवरराइट कैटेगरी। कौन से ऐसे वायरस होते हैं, कौन से ऐसी मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ एक दो लिखे हैं मैंने। जैसे सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो वे जो है वो भी आपका ओवरराइट होता है। फिर आप देखोगे trivial.88d, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पर ओवरराइट कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो अगला आता है बूट सेक्टर वायरस। अब ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, नाम से आइडिया आपको, देखिए मैंने यहाँ पर बोला है कि जो वायरस के टाइप होंगे उनको आपको नाम से ही आइडिया लग जाएगा कि अगर आपने देखा डायरेक्ट एक्शन तो आपको पता चल रहा है कि भाई डायरेक्टली ही ये चीज़ें
एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि ये ओवरराइट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये बूट सेक्टर। अब देखिए किस प्रकार की चीज है, तो इसको बूट सेक्टर वायरस या मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं, जिनके दो नाम हैं, आप उनको जरूर याद रखें कि हाँ कौन सा बूट सेक्टर है, कौन सा मास्टर बूट है, कौन सा क्या है, आईटी सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, तो ये जो नाम है आप जरूर याद रखें। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मास्टर बूट सेक्टर वायरस और मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, ये भी इसको बोला जाता है। करते क्या है तो वो देख लेते हैं कि ये रिकॉर्ड के बूट सामान्यतः कंप्यूटर के बूटअप होने पर फैलता है, क्योंकि ये वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट सेक्टर पर होता है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके, मैंने क्या बोला कि नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। आप जब किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ठीक, और आपने पावर जो है सीपीयू से ऑन किया, जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया तो यहाँ पर आप देखते हो तो कभी कभी आपको बफरिंग दिखाई देती है, एक सर्कल दिखाई देता है और नीचे लिखा होता है बूटिंग प्रोसेस, ठीक, और वो घूमता रहता है। तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए कुछ प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, उन प्रोग्राम के बिना आपका सिस्टम चल भी नहीं सकता। और वो प्रोग्राम आते कहाँ से, तो जब वो सिस्टम डेवलप किया जाता है तभी रीड ऑनली मेमोरी में, तभी आप देखो तो रोम में उस प्रकार के प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है, जिसको हम बायोस बोलते हैं। अब यहाँ पर चीजें किस प्रकार से, तो इस बूटिंग की प्रोसेस में ऐसे सिस्टम या ऐसे प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं जो सिस्टम को ऑन होने में और उसको एग्जीक्यूट होने में, चलने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। उस प्रोसेस को ही क्या नाम दिया जाता है, बूटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जब आप देखते हो तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा बूटिंग हो रही है, और बूटिंग के टाइम पे ही आप सोचिए कितना खतरनाक वायरस है। बूटिंग के टाइम पे ही यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये बूटिंग के टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो गए। आपने सिस्टम ऑन किया, इधर से बूटिंग चालू हुई, बूटिंग के टाइम पे ही अपने आप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने आप से एग्जीक्यूट होकर उस सिस्टम पे हार्म पहुंचाना चालू कर दिया। किस प्रकार के होते हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उसके एग्जाम्पल जो है वो लिखे हुए हैं, जैसे NTC EXE, पैरिटी बूट, ये जितने भी हैं ये सब बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर पाया जाएगा, जब बूटिंग की प्रोसेस देखने को मिलेगी उसी टाइम ड्यूरेशन पर ये एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है बूट सेक्टर वायरस। अगला आता है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस की अगर बात करें तो ये केवल उन्हीं एप्लीकेशन या प्रोग्राम को संक्रमित करते हैं जिनके एक्सटेंशन .doc, .xls, .pps, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये उन फाइलों को हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं या हम पहुंचाते हैं जो एक्सेल फाइल है, जो वर्ड फाइल है या जो पीपीटी फाइल है। तो इस प्रकार की फाइलों को हम पहुंचाने का काम जो है वो मैक्रो वायरस का होता है। जैसे मेलिसा इसका एक फेमस एग्जाम्पल हो सकता है। मेलिसा आप जरूर याद रखिए, मैक्रो से मेलिसा, मेलिसा ये और DMV ये इसके फेमस एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो फाइल सिस्टम वायरस जो है वो आपको दिखाई देता है। फाइल सिस्टम वायरस में आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ सर इस प्रकार की चीज़ें तो हमारे साथ में भी हुई है, इस प्रकार के जो डेटा लॉस होने की चीज़ें थी, जो डेटा लॉस हुआ था वो हमने भी फील किया अपने सिस्टम पे। क्या आप देखिए किस प्रकार से ये किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पाथ को बदलकर मेमोरी मैनेजमेंट में थोड़ा उलटफेर कर देता है, गड़बड़ी कर देता है, और इसके क्लस्टर वायरस या फिर इसको डायरेक्टरी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपने ये फील किया होगा कि आप किसी फाइल को किसी फोल्डर के अंदर कहीं पर स्टोर करते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप देखते हो ये फाइल अफेक्टेड हो गई है, तो ये क्या हो गई, ये यहाँ से हटकर और कहाँ चली गई, ये कहीं और जाकर इसको अफेक्ट करके और यहाँ पर रख दिया गया। तो इसका जो पाथ है वही चेंज हो गया ना, यहाँ पर चीजें जो है वही चेंज हो गई, लेकिन आप तो इसको यहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या करते हैं, फाइल सिस्टम वायरस जो है वो क्या करते हैं, ये पूरे की पूरी जो फाइल है उस फाइल की डायरेक्टरी पाथ को ही बदल देते हैं, और फाइल के डायरेक्टरी पाथ को जब बदल दिया जाएगा तो यूजर को फाइल एक्सेस करने में कठिनाई होगी और फिर वो उसके हिसाब से उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम वायरस। जैसे डायरेक्टरी2 वायरस इसका एक फेमस एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो। फिर आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस किसको बोला जाता है, तो ये जब भी किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो अपने आप को प्रत्येक बार एनकोड या इनक्रिप्ट करता है। क्या मतलब है देखते हैं अभी। इस प्रकार के वायरस ज्यादा से ज्यादा कॉपी तैयार कर लेते हैं,
वॉर्म के जैसा काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे ही इसने किसी भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये वायरस मैलिशियस प्रोग्राम जो है पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है वो देखने को मिल रहा है, इसने एक बार एग्जीक्यूट किया, तो जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो इसने अपनी कॉपी एक बार बना ली, फिर ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसने फिर अपनी कॉपी बना ली, फिर जब ये अपनी कॉपी बनाता जाएगा तो धीरे धीरे आपके सिस्टम पर इस प्रकार के प्रोग्राम जो है वो फैलते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सिस्टम पर मैलिशियस प्रोग्राम जो है वो कब्जा कर लेंगे और करप्ट आपका डेटा जो है वो पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगा। तो ये एक समस्या है, ये एक बड़ी समस्या है। और इसके बाद ये करता क्या है, ये अपने आप को एनकोड कर लेता है, इनक्रिप्ट कर लेता है। अब आपको उसको पहचानना है तो डिकोड के लिए चीजें होनी चाहिए ना, अब आप कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर तो समस्या है। तो यहाँ पर ये इतना चालाक है कि अपने इंक्रिप्शन टेक्निक अपना लेता है, इनकोडिंग कर लेता है और अपनी कॉपी जो है वो बनाता जाता है। तो आपने इसको डिलीट कर दिया तो आपको ये लगा कि यार यहाँ पर चीजें जो है वो हो गई। डिलीट करने के बाद आपको लगा कि हाँ वायरस जो है वो हमारे यहाँ चला गया, लेकिन उसने तो कॉपी बना ली है ना, तो वो लगातार स्प्रेड हो रहा है, लगातार फैल रहा है। तो ये एक चीज इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आता है फैट वायरस। फैट वायरस किसको बोलते हैं, ये भी आपने देखा है, ये भी आपने फील किया है, ठीक। कैसे, अभी देखिए, इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ फाइल्स एंड अनयूज्ड मेमोरी स्पेस। ये आपके सिस्टम की मेमोरी है, ठीक। कभी कभी आप ये देखते हैं कि ये आपकी मान लीजिए ड्राइव है और इस ड्राइव में इतना डेटा फुल है, राइट, और बाकी जो है वो स्पेस खाली है। लेकिन कभी कभी जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक मैसेज आता है, देयर आर नो मोर स्पेस इन दिस ड्राइव, ठीक। बोले सर अभी तो हमने देखा था कि इसमें ये वाला हिस्सा तो खाली दिखाई दे रहा है ना, तो फिर स्पेस है क्यों नहीं। तो हो ये रहा है कि जो अनयूज्ड डेटा होता, सॉरी जो अनयूज्ड मेमोरी स्पेस होता है ना, ये क्या करता है, ये उस अनयूज्ड मेमोरी स्पेस को भी एक्सेस कर लेता है, और उसको एक्सेस करने के बाद में ये इसको करप्ट कर देता है, और वहां पर आपको लगता है कि यार ये मेमोरी तो फुल हो गई। अब उसके बाद जरूरत हो जाती है कि अब आप उसको क्या करिए, फॉर्मेट करिए, और फॉर्मेट के जरिए ही आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फिर क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से फैट वायरस जो है वो अपने काम को अंजाम देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। मेनी वेबसाइट यूज्ड हार्ड कोड टू इंसर्ट इंटरेस्टिंग लिस्ट्स टू इन्फेक्ट दीज कोड्स। जो भी कई सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, कई सारी वेबसाइट में आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सूची, इंटरेस्टिंग लिस्ट जो है वो आपको दिखाई देती है, जिससे आप थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हो। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग लिस्ट है वही क्या करती है, वो इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, और जैसे ही आपने उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको लगता है कि यार ये तो काम की चीज़ है, इसको देखते हैं हम क्या है खोल के, और जैसे ही खोल के देखें वैसे ही यहाँ पर चीज़ें क्या करते हैं, वो वायरस अपने आप को एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं वेब स्क्रिप्टिंग, जो इंटरनेट के जरिए आपके सिस्टम पर पहुंच सकते हैं, जैसे JS फोर्टनाइट जिसका एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आता है मल्टीपार्टाइट। मल्टीपार्टाइट क्या होते हैं, कई तरीकों से फैलता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय, बाप रे बाप, मतलब अभी अगर आप इसको देखो तो चीजें किस प्रकार से, अभी तक बात कर रहे थे कि भाई सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं तब चीजें देखने को मिल रही, कभी देख रहे हैं कि फाइल में क्लिक कर रहे हैं, फाइल ओपन कर रहे हैं, तब हार्म पहुंच रहा है, तब नुकसान पहुंच रहा है। कभी ये देख रहे हैं कि सर फाइल जो है जब हम उसी प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं तब वो क्या कर रहा है, अपने कॉपी बना रहा है और अपनी फाइल जो है वो मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अब एक ऐसा वायरस दिखाई दे रहा है जो आप OS को इंस्टॉल कर रहे हो उसी टाइम ड्यूरेशन पर ये इफेक्ट करना चालू कर दे रहा है। मतलब अभी जन्म भी नहीं हुआ और जन्म से पहले ही सिस्टम पर आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे वायरस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के टाइम ड्यूरेशन पर ही हार्म पहुंचाना चालू कर दे या अटैक कर दे, उनको आप मल्टीपार्टाइट बोलते हो। हालांकि सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि OS के इंस्टॉलेशन के टाइम पर, फिर ये अगर यहाँ पर आ सकता है तो ये कहीं पर भी, किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर ये एक्सेस जो है ये हार्म पहुंचा सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है। जैसे फ्लिप हो गया, इन्वेडर हो गया, ये इसी कैटेगरी के। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर आता है रेजिडेंट वायरस। अब ये रेजिडेंट वायरस देखिए क्या है, अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है। खोले जाने वाली सभी फाइलों को ये प्रभावित करता है, रैम में छुपा हुआ होता है, मैलिशियस कोड होते हैं और इसके बाद भी वो वहीं रहता है।
सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप उस चीज़ को पहचान ही ना पाओ, जब आपके सिस्टम पर अटैक हो रहा है और आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तो समस्या जो है तब वहाँ पर दिखाई दे रही है ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो रेजिडेंट वायरस है, इसमें किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है वो आपको देखना पड़ेगा। तो रेजिडेंट वायरस जो है वो सिस्टम की मेमोरी में कहीं पर स्टोर कर लेता है अपने आप को, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही ऑन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही चालू होता है, वैसे ये क्या करता है कि जितनी भी फाइल आप खोलते जाएंगे उन फाइलों को ये अफेक्ट करता जाएगा। जितनी भी फाइल जो है आप ओपन करेंगे उन फाइलों में ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता जाएगा, उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता जाएगा। तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। रैम मेनली अगर आप देखोगे तो ये रैम में, तो करेंटली जो भी डेटा आप अभी यूज़ कर रहे हो वो रैम में स्टोर है। अब ये छुपा ही कहाँ पर है, रैम में ही छुपा है। तो वहाँ पर ये बोले कि अच्छा सब पास में ही हो मेरे, तो जितनी फाइलें खुल गई उनको ये अफेक्ट करना चालू कर देता है। तो इसको बोल रहा है कि ये रैम में छुपा है और यहाँ पर मैलिशियस कोड जो इसके होते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे ही कोई फाइल ओपन हुई उसमें ये घुसा और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो वहाँ पर फिर समस्या आ गई। जैसे रेंडेक्स तो काफ़ी पॉपुलर भी है ना, तो आपने सुना भी होगा, और मेव, ठीक है। तो ये दो वायरस ऐसे हैं जो रेजिडेंट वायरस के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ फेमस वायरस के नाम यहाँ पर हैं, जैसे कि 1971। अगर आपसे पहला वायरस भी पूछता है ना कि पहला वायरस कौन सा है, तो आप बोलिए क्रीपर है ना। पहला इंटरनेट जो है वो कौन सा है, तो आप बोलिए अर्पानेट है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो यूएस आर्मी के लिए अर्पानेट, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पुराना नाम इंटरनेट का अर्पानेट है, जो यूएस आर्मी के लिए डेवलप किया गया था। अब यहाँ पर जो क्रीपर आया था ना, वो उसी क्रीपर जो देखा गया था वो उसी इंटरनेट पर देखा गया था। तो ये क्रीपर जो है वो सबसे पहला वायरस भी कहलाता है 1971 में। इसके बाद ELK कॉर्नर, मॉरिस वर्म, नाम आप देखिएगा कितने खतरनाक हैं इनके। कुछ कुछ नाम तो आपकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएंगी और आपको ये लगेगा कि अरे आज तक तो हम इसको कुछ और ही समझते थे, ये वायरस निकला। तो ये चीज़ें कुछ इस प्रकार की हैं कि ELK कॉर्नर 2000 में आता है, वर्ष 2000 में आता है एक आई लव यू, जिसको अलग प्रकार से पता नहीं नाम क्यों इस प्रकार का दिया है। शायद कुछ चीज़ों को जिन्होंने भी इस प्रकार के प्रोग्रामर ने जो भी इसको नाम दिए हैं, शायद हो सकता है कि उन्होंने इसका एक्चुअल मतलब समझ लिया। तो हो सकता है कि इसका कुछ एक्चुअल मतलब हो और वो वायरस के जैसा ही काम करता हो, तो शायद हो सकता है, पता नहीं। कोड रेड आप जानते हैं, निम्डा आप जानते हैं, सिमाइल जो है वो भी एक प्रकार का वायरस है, ब्लास्टर, स्लैमर, ये सब वायरस की कैटेगरी है। नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछेगा। फाइजर जो है वो भी एक वायरस है, वेल्चिया जो है वो भी वायरस है, माईडूम जो है वो भी वायरस है, कॉमन वॉरियर, पॉइजन 5y जो है वो भी वायरस है, स्टॉर्म वर्म, जीउस, एजेंट डॉट बिज, ठीक, कॉन्फिगर जो है वो भी है, स्टक्सनेट और रैंसमवेयर जिसकी मैं बात कर रहा था 2016 में। तो अभी अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट फॉर्म में आपको रैंसमवेयर दिखाई देगा, काफ़ी पॉपुलर, और फिरौती के उद्देश्य से लोगों से ब्लैकमेल करके और उस तरीके से पैसे ऐंठने के लिए जो अटैकर थे उन लोगों ने रैंसमवेयर की कैटेगरी को डेवलप किया था। तो ये वायरस के कुछ टाइप थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ द यूजर, जो उपयोग करता है उसके कार्य पर ये निगरानी रखते हैं। स्पाई जैसी सिचुएशन बनती है इनके अटैक के कारण। रिड्यूसिंग द इफिशियंसी को कम कर देते, डिस्ट्रॉय ऑल द डेटा प्रेजेंट ऑन द लोकल डिस्क, जो भी लोकल डिस्क में डेटा है कभी कभी ऐसी संभावना बनती है कि उनको ये खत्म कर देते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के कनेक्शन को भी प्रभावित करते हैं, कभी कभी आपका जो सिस्टम है और जो इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी है वो भी ब्रेक होती है, बार बार ब्रेक होती है और समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वायरस के प्रभाव की अगर बात करें तो मेमोरी के आकार को ये बार बार बढ़ा देते, कभी कभी लगता है कि एकदम फ्री है, कभी कभी लगता है कि यार मेमोरी तो एकदम फुल है, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बार बार सिचुएशन किस प्रकार की है कि आपको डिस्प्ले होगा कैसे, एरर मैसेज, कि आपके सिस्टम पे ये एरर है, आपके सिस्टम पे ये एरर है, बार बार इस प्रकार के मैसेज जो है वो देखने को मिलेंगे। चेंजिंग पेसी सेटिंग जो है वो बार बार चेंज हो जाएगी। अगर आप बोल रहे हैं कि ऑडियो जो है वो ब्लॉक है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो बार बार हो सकता है कि ऑन ऑफ हो जाए। जो आपकी एक जो बेसिक सेटिंग है उस बेसिक सेटिंग में थोड़ा परिवर्तन देखने को आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार के इम्पैक्ट जो है, इफेक्ट जो है वो आपको वायरस के द्वारा देखने को मिलते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक का हम दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। दूसरे पार्ट पर हम ये चर्चा करेंगे कि जो हम ये सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं,
किससे हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार के अटैक जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आपने वायरस के तो अभी टाइप देखे हैं, अभी कुछ और भी चीज़ों के बारे में चर्चा करना बाकी है। अभी तो ये भी बचा है कि ये जो वायरस आपके सिस्टम पर पहुंचाए जा रहे हैं, ये जो मैलिशियस प्रोग्राम आपके सिस्टम पर डाले जा रहे हैं, या अनऑथराइज्ड यूज़र जो आपके सिस्टम के डेटा को एक्सेस कर रहा है, वो आखिर है कौन। कौन है जो हैकर कहला रहा है, कौन है जो क्रैकर कहला रहा है, व्हाइट हैट हैकर क्या है, रेड हैट हैकर क्या है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो एसी आपके लिए लेकर आया है प्रहार बैच, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए। आप यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़कर अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा गति प्रदान कर सकते हैं, और ज़्यादा शार्प करने के लिए, जज करने के लिए कि क्या हम जिस रास्ते पर पढ़ाई कर रहे हैं वो सही है या हमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है। तो आप उसके लिए एईसी आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, PYQs जो हैं वो कराए जाएंगे, और अलग अलग प्रकार से ऐसी हर चीज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी जिससे आप सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी का जो सेकंड पार्ट है, जो अलग अलग अटैकर हैं वो किस प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।